Hi, Hey, hi Prince. Sandeep bhai. Okay. I think Pranay is also here. Pranay, you want to come as a speaker? He's a fairly intelligent chap. Let me see. It's Pranay Sharma. Acha, sorry, Paryan, right? Priyansh Okay. Sharma. Yeah, Sorry, I'm. I was wondering. Great, great. So, good And evening, everyone. Thanks for joining on a short notice. And definitely, the topic is not only interesting but very relevant because at the end of the day, it is the earnings and valuations which help you stay in the market and stay relevant in the market per se. So we'll be discussing around this topic and we'll be happy to take relevant questions on this topic. So to start with, I would request Sandeep bhai if you have any opening notes, and as and when you stop, we'll rotate the speaker and we'll see if there would be any questions. I'll read out that to you. परफेक्ट प्रिंस. तो मैं और आप इस टॉपिक पे ना काफी दिन से बात कर रहे थे. एंड प्रिंस, आई वाज पुशिंग बैक दिस सेशन बिकॉज आई रियली वांटेड टू create an structure and discuss about it. प्योरली बिकॉज इस टॉपिक पे मुझसे काफी लोगों का डिस्कशन होता है. और इस तरह के सेशंस में स्पीकर नेचुरली ज्यादा सीखता है कंपेयर टू लिसनर, क्योंकि दैट फोर्सेस यू टू स्ट्रक्चर योर थॉट्स. इट्स ऑलवेज गुड टू रिकैप व्हाट यू लर्नड, स्टडीड, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस. एंड मोर सो क्योंकि सर्टेन पॉकेट्स ऑफ मार्केट्स में जहां पे मल्टीपल्स कन्वर्ज होते जा रहे हैं, जहां पे एक जनरल परसेप्शन है कि हर सेक्टर की हर कंपनी को एक सर्टेन स्टाइल ऑफ मल्टीपल मिलना चाहिए, which is contrary to how things happen or things have been happening in India or anywhere in the world. So उसका जो बेसिक फंडामेंटल रीजन है कि ability to analyze quality of earnings is very minimal, especially in some of these smaller companies which we talk all the time. So even before getting into the problem, first even we should probably try to understand quality of funding. What does it even mean? So it basically means, इनफैक्ट थोड़ा सा मुझे इसमें पॉज भी हल्का सा लेने को आप अलाउ करिएगा. तो आई ऑलवेज कंसीडर दिस एज बाइबल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आई हैव ट्वीटेड इट इन पास्ट आल्सो. लेट मी जस्ट डू इट वन मोर टाइम. सो दिस बुक कॉल्ड फाइनेंशियल शेनागन्स. जो लोग फाइनेंस के हैं और पढ़ने में थोड़ा शौकीन हैं, स्पेशली जो सीए बैकग्राउंड्स के हैं, एंड आई एम श्योर इट्स सच ए पॉपुलर बुक कि इस स्पेस में भी बहुत लोगों ने उसको पढ़ रखा होगा. और ये काफी पॉपुलर बुक है. इसमें जितने पॉसिबल तरीके के मैनिपुलेशंस हैं उसके ऊपर इनफ केस स्टडीज हैं एक्चुअल. अब प्रिंस, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप कोई नेगेटिव केस के बारे में बात करते हैं तो लॉ या नेचुरल जस्टिस कहता है कि आप किसी कंपनी का के बारे में सस्पिशन बेस पे नहीं बात कर सकते. इवन इफ यू हैव लाइक 80% हंच, यू कांट सिंपली से कि नहीं मेरे को लग रहा है गड़बड़ है, राइट? यू कैन फील दैट वे बट यू कैन नॉट से इट ऑन रिकॉर्ड्स प्योरली बिकॉज दैट्स प्रेटी मच इलीगल इन अ वे, राइट? इतने बड़े एलिगेशन लगाना, बड़ाई करना आसान है कुल मिला के, बुराई करना टफ है. सो दैट्स वन चैलेंज कि आप इसके जब तक लाइव केसेस पे नहीं देखोगे तो आप कैसे समझोगे. तो आप प्राइवेट चैट रूम्स में आप कुछ भी बोल सकते हो, वन टू वन एनालिसिस में कुछ भी बोल सकते हो, बट यू कांट पब्लिश इट. यू कांट से सच थिंग्स ऑन पब्लिक फोरम्स बेस्ड ऑन योर हंच. You can say कि I check these things, but that will be just talk, right? स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेना थोड़ा टफ होता है. तो अनफॉर्चुनेटली हमें पीछे जाना पड़ता है. अब पीछे जाते समय ही बहुत सारे यंगर इन्वेस्टर्स का वही रहता है. सबको लगता है कि थिंग्स चेंज, अभी ऐसा नहीं होगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा. Why are we talking about failures? Why are we not focusing on success stories? So that is one challenge. तो इस बुक में पूरा यूएस मार्केट्स के एग्जांपल्स है. नेचुरली ये उस कॉन्टेक्स्ट में लिखी है, बट इट्स अ गुड लर्निंग. सो दैट्स वन. इंडिया में कुछ हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं. इनफैक्ट एक पे मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट डाला था, उसको भी मैं रेफर कर लेता हूँ एडोकॉम को. सत्यम भी सबको पता है. तो दिस इज ए जनरल, मैं मतलब एक ओपनिंग रिमार्क देना चाहता था प्रिंस. बट बिफोर आई गो इनटू स्ट्रक्चर्ड थिंग्स, प्रिंस यू वांट टू, आई मीन प्रिंस, एम आई राइट इन सेइंग कि हमने लिटरली सेम टॉपिक पे एक बार पहले भी बात की थी निकेश के साथ? वर यू, मतलब मेरी मेमोरी काफी वीक है. प्रिंस, यू आर ऑन स्पीकर. आर Yeah, यू yeah. अवेलेबल?
हाँ Yeah, देखो Sandeep. So, एक बार so देख। you asked Paryan to add something, or I'm sorry, I missed हाँ नहीं, one. प्रियांश से मैं वही पूछ रहा था कि प्रियांश आपके साथ मैंने मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे एक बार बात की थी, तो जस्ट आई एम जस्ट। हेलो सर। हाँ, पारियन यार। हाँ हाँ, शायद सर बात आपने करी हुई है। और मैं बस ऐसे रैंडमली इसमें ज्वाइन किया था, तो मतलब मुझे स्पीकर पे लिया गया, तो आई एम थैंकफुल। अच्छा, और नहीं नहीं, फिर मैं कंफ्यूज होता रहता हूँ, एज हो गई है तो मुझे सारे यंग लोग सब एक जैसे लगते हैं, नाम भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो एक स्पेस हुआ था निकेश का, किसी टॉपिक पे चल रहा था, तो उस पे भी हमने कुछ सिमिलर थॉट्स पे बात की थी। तो एनीवे वी कैन कंटिन्यू। एक काम करते हैं प्रिंस, आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग टू गेट रिदम। मे बी थोड़ा सा, इफ एनी वन अदर स्पीकर्स कम, इट विल अलाउ मी टू कंस्ट्रक्ट माई थॉट्स। बट इसेंशली अगर हम क्वालिटी ऑफ फंडिंग्स की अगर हम बात करते हैं, तो essentially earning quality is basically used to determine how reliable the earning performance is, reliability, right? So that it has the ability to predict future. So the core focus is how much of it is one off, how much of it is recurring versus non-recurring. That's one aspect of it, right? Second is obviously shuffling across. So one is outright कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आपने अर्निंग बना दी। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आपने रेवेन्यू बना दिया, राइट? जो मोस्ट होता है फाइनेंशियल मैनिपुलेशंस, वो थोड़ा सटल होता है, which is basically smoothing of earnings. And why do we call it smoothing of earnings? And why do people even do it? क्योंकि इन जनरल जितनी लेस वोलेटाइल अर्निंग है, जितना स्टेबल मार्जिन प्रोफाइल है, उतने बेटर मल्टीपल्स मिलते हैं। तो इसको एक अगर हम सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें, तो एक कंपनी जो साल में 36 रुपीज बना रही है, अगर वो ऐसे अर्निंग्स रिपोर्ट करे 2 and then like 16 right, that adds up to 36. And instead of that, if they simply do 999 four times in 4 quarters, that's smoothened earnings. That 999 wala profile will give them better multiples. मैथमेटिकली ऑल्सो यू कैन सिंपली डू जीपीएपी वाला जो लॉजिक था कि मैक्सिमम इन सीरीज, सम ऑफ सीरीज को आपको मैक्सिमाइज करना है उसका वैल्यू, तो यू जस्ट स्प्लिट इट टू इक्वल थिंग। उस तरीके से भी सोच सकते हैं। और एक उसको अगर नॉन मैथमेटिकल टर्म्स में भी सोचना है, तो आप ऐसे देखिए कि परसेप्शन ऑफ अ कंपनी generating predictable quality earnings obviously improves. So for same 36 rupees which both companies reported, the second set will always get better multiples. So that is also the crux of a lot of smoothing which happens. So first we need to understand what happens, and then second we need to understand why companies do it, right? तो पहला स्मूथनिंग पे फोकस कर लेते हैं। फिर दूसरा होता है कि शिफ्टिंग का, और शिफ्टिंग ये दोनों साइड पे होती है प्रिंस। तो कई बार कंपनीज को ये इंसेंटिव होता है कि ये स्पेशली एग्जीक्यूटिव कंपेंसेशन, जो कि इंडिया में स्पेशली एसमी वगैरह में तो रिलेटिवली काफी कम है, क्योंकि प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज होती हैं। तो मोस्टली या तो ये फंड रेज ड्रिवन है, या तो प्रमोटर सेलिंग ड्रिवन होती हैं, जहां पे प्रमोटर्स को सर्टेन इंसेंटिव है टू गेट द पीक वैल्यूएशन एट वन पॉइंट इन टाइम इन फ्यूचर। सो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि प्रमोटर का इंटेंट है कि आज से 12 महीने बाद मुझे पीक वैल्यूएशन चाहिए, बिकॉज एट दैट स्टेज आई वांट टू डू सम अर्निंग। सो उस केस में नेचुरली फ्यूचर अर्निंग्स को वो पीछे लाएगा, अभी थोड़ा सप्रेस कर लेगा, वन ऑफ को उसमें पुश कर देगा। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ अर्निंग्स है वो होता है। दूसरा क्या है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ऑफ इट। डिफ्लेशन इज वेरी नुआंस टॉपिक। वो यूजुअली जब एग्जीक्यूटिव कंपेंसेशन में आता है, तो कई बार जब ये बैंकिंग में बहुत चलता है, प्रिंस यू विल रिकॉल इट, कि ये एक अनसेड रूल है कि जब भी बैंकिंग में सीईओ चेंज होते हैं, वैसे ही सारी डर्ट बाहर निकाल दी जाती है। जैसे नया सीईओ आएगा, वो जितना एनपीए निकालेगा कि पूछो ना। वो बोलेगा ये लोन भी खराब है, ये लोन भी खराब है, क्योंकि ही वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम अ वीक बेस। तो वन ऑफ डाल करके पूरा राइट ऑफ करके, तो ये बैंकिंग में दिस इज वेरी कॉमन, लाइक लिटरली हैपेंस 6 out of 10 टाइम्स। देयर इज अ मेजर सीईओ चेंज, सडनली 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर रिजल्ट खराब होना ही होना है, क्योंकि नया सीईओ जो इन कमांड आएगा वो पहले बोलेगा जितना डर्ट है, जितना लोन में जो भी बॉर्डर लाइन ग्रे वाले हैं, सबको उठा के रिपोर्ट करो। फिर मैं लो बेस पे दिखाऊंगा कि मैंने कैसे बेहतर यहां से किया। तो अल्टीमेटली ये सारे सब इंसेंटिव्स पे डिपेंड करता है कि जो लोग कमांड में है उनका क्या इंसेंटिव्स है। फिर इन्फ्लेशन पे आते हैं। इन्फ्लेशन एज इन इन्फ्लेटिंग समथिंग, नॉट इन्फ्लेशन पर से, सॉरी। So inflating can be revenues, inflating can be profit. Profit inflation is something everyone can guess. Non cash items, ठीक है, बोगस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर देना, ये भी बहुत कॉमन है। तो अभी ये काफी कंट्रोवर्शियल
स्टॉक हॉट स्टॉक टैंक किया था पोस्ट रिजल्ट बिकॉज पीपल वर नॉट कंफर्टेबल विद देयर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो जहां पे जो एक्सपेंस स्पेशली लेट्स से समथिंग लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एनी काइंड ऑफ R&D VFX हो कहीं पे भी हो, तो उसको आप ये दिखा सकते हो कि मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट अ रेगुलर सर्विस एक्सपेंसेस फॉर रनिंग ए कंपनी. And then instead of doing it a current expenditure, you basically capitalize it over, 3 years, 5 years, whatever useful life you define. So these kind of powerful tools are in hands of companies by which they can play with it. रेवेन्यू सबसे आसान है. सो एक और प्रिंस इसमें बोलते हैं कि बिटवीन रेवेन्यू, कैश फ्लो एंड प्रॉफिट्स, easiest to manipulate is revenue, toughest to manipulate is cash flow. बट सबसे ज्यादा जो टफ है मैनिपुलेशन वो है कैश फ्लो, और सबसे इजी जो मैनिपुलेशन है वो रेवेन्यू. रेवेन्यू के लिए आप सिंपल से देखो बार्टर ट्रेड्स. लेट्स से एक ई कॉमर्स वेंचर है, उसने बोला दूसरे बंदे से कि मैं तुम्हारा इतना सामान लूंगा, तुम इतना बिलिंग कर दो. सिंपली बिलिंग कर दो यार. मतलब दो एग्रीड पार्टी, दोनों ने एक दूसरे को बिलिंग किया, ना तो कोई कैश एक्सचेंज हुआ ना कुछ हुआ, बार्टर ट्रेड हुआ, दोनों का रेवेन्यू इन्फ्लेट हो गया. सिंपल सा है. तो रेवेन्यू से इन्फ्लेशन से आसान तो कुछ है ही नहीं, राइट. रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में सेम चीज आप 4 बार घुमा रहे हो, एंड प्रोडक्ट 1000 का है, लेकिन उसको इतनी बार घुमा के एक सब्सिडरी स्ट्रक्चर में वो सब नेट ऑफ होता है इंटर कंपनी. बट यू कैन ऑलवेज रोटेट इन अ वे, एक बार बाहर ले जाके एक बार अंदर ले जाकर के, कि आपका रेवेन्यू इन्फ्लेटेड दिखे. नाउ रेवेन्यू इन्फ्लेटेड विदाउट मार्जिन, आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ रहा है कंपनी को. अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो दे कैन ऑलवेज क्रिएट दिस इंप्रेशन कि हमारा इतना रेवेन्यू है, बस इस इंडस्ट्री का एंड स्टेज में लेट से 12% पैट है. तो देन समटाइम्स मार्केट इज ओके टू वेट, थिंकिंग अच्छा मार्केट को एक रहता है कि रेवेन्यू सबसे सॉलिड है, बिकॉज रेवेन्यू इज टफ टू जनरेट. प्रॉफिट कमाना बहुत आसान है इन ए जेन्युइन सेंस कि आप कॉस्ट कटिंग करोगे, आप मैनेज कर ले जाओगे. अगर इंडस्ट्री 12% पे काम करती है तो आप भी कर लोगे एट सम स्टेज. सो इनिशियली अर्ली स्टेज में बहुत सारा फोकस होता है कि रेवेन्यू ग्रोथ कितनी हो रही है. इसी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ मैनिपुलेशन पे भी कंपनीज की नजर जाती है. जो सबसे टफेस्ट बोलते हैं, जिसके बारे में हर बंदे को फाइनेंस के पता ही है कि व्हाई देयर इज सो मच ऑफ फोकस ऑन कैश फ्लोस, बिकॉज दैट इज द टफेस्ट थ्रू दिस थिंग. तो ये जितनी भी डीप फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होती हैं, चाहे वो प्राइवेट ट्रांजेक्शंस में हो, चाहे प्री आईपीओज में हो, चाहे एमएनएज में हो, उसमें जो सबसे मेजर कंपोनेंट होता है वो कैश ट्रेलिंग का होता है. सारे बैंक के स्टेटमेंट्स मांग करके, लेट्स से यू हायर्ड अ पीडब्ल्यूसी टू डू दिस काइंड ऑफ एनालिसिस, फॉरेंसिक एनालिसिस, तो उसमें they don't ask you to give their financial statement. They usually start with the bank statements, क्योंकि पैसा कहाँ से कैसे घूम रहा है. तो उसमें जो ये फॉरेंसिक लोगों की है, उनको नैक समझ में आ जाता है कि इसमें कितना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, कितना नॉन कैश रेवेन्यू बुक्ड है, कितना एक्सपेंस बुक हो रहा है, एम्प्लॉय एक्सपेंस एज ए परसेंटेज ऑफ revenue, is it comparable to others in the same industry. So those kind of metrics, they have the knack. They will simply run against a peer set. Any unusual bumps or slump, कि अगर एक आईटी कंपनी या आईटी सर्विसेज कंपनी, अगेन अ वेरी पॉपुलर कंपनी, नेवर डिड वेल. व्हाई? बिकॉज इट ऑलवेज क्लेम्ड दैट इट इज नॉट अ ट्रेडिंग कंपनी, इट्स अ आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी. बट फनिंगली इट वाज रिपोर्टिंग 5% ऑफ देयर रेवेन्यू एज ए एम्प्लॉय कॉस्ट, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. किसी को सबको बेसिक पता है आईटी सर्विसेज में हो ही नहीं सकता है. Best of the best company will have at least 40% of their revenues as employee cost. Usually it will be 55-60. तो अगर कॉन्ट्रैक्टर से भी कर रहे हो तो भी वो एक्सपेंस में कहीं तो दिखेगा. तो कंपनी वाज नॉट रेडी टू एक्सप्लेन दैट, आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन. तो ये जो पीयर एनालिसिस होती है, सिमिलर एनालिसिस, उसमें ये सारे रेशियोज लगा करके भी वैसे एनालिसिस होती है. तो प्रिंस यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं. मे बी अदर स्पीकर्स और एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड. मनीष, यू वांट टू कम अप एज ए स्पीकर, और प्रीत, और एनीवन, और हरीश जी. Other day we were talking on some other topic. Yeah, definitely they can add. I can see some requests, but I'm not able to approve few of them. And the book has a very good saying. I mean, Warren Buffett mentioned about I cannot afford the operation, but would you accept a small payment to touch up the X-rays, right? So this is one of the best book, definitely, Sandeep, and I've gone through it, and I think I need to refresh this book, and it's a very pertinent book in the sense like what all the companies tend to do. And if we continue to go through on these kind of things, so definitely it improves our investing style.
So let me see if I can add few speakers and then we can keep the conversation going. Hi Harish ji, hi Kaushik. Hi, Prem. Hi, I'm audible, please? Yeah, Yes, thank yes. you. Yeah, I just want to add where Sandeep has taken up the issue regarding, quarterly 2%, 2%, and 8%, 8%. And I just want to clarify for the people who are new to this market and interested to look at the quarter to quarter, year to year numbers. Because if you look at those numbers which are being declared by the company nowadays are coming quite a while and quarter to quarter also. So, so those things are also need to be relevant because some of the industry you will find those are seasonal, attributes towards the top line. And those also need to be captured into mind because, of course, yes, when Sandeep was talking regarding the quality of, earnings, and obviously, if 4 quarter have the equal earning or a slightly uptrend, definitely had a higher value. But doesn't mean that, 2 quarters is a traditionally, like for example, good example could be, say, sugar industry or maybe any activity which is something to do with the climate. Uh, you can take an example of a TV, a refrigerator kind of thing, or AC manufacturing entity would be having a blip into a particular quarter, at a higher quarter maybe when the sale on the particular product would be much higher because the demand is there. So those also need to be captured while you are doing a evaluation or a analysis. Not necessarily that because that underlying trend is like that only. That is one part which I thought I'll just add where Sandeep I just mentioned that. Another thing is where Sandeep was talking about sale and revenue, and this is something which I seen in my career as a banker quite a time that top line increasing, very, very systematically increasing 10%, 15% kind of thing. And every stakeholder, including investors and the bankers, are very happy looking at those numbers and put their funds at the disposal of the company. Many, many times I noticed that while sales is increasing, cash flow is definitely had a very strong parameter to figure out whether the sale is being converted into cash. And intervening, you look at the receivables. Receivables are mostly on the elevated basis. तो रिसीवेबल क्या है? रिसीवेबल ये है जो आपने अपना प्रोडक्ट बेचा है उससे पैसा आपको वापस देना है. कितने दिन का रिसीवेबल पेंडिंग है on an average, and index along, compare with the other peer group, whether it's a similar receivable scenario, there's a trend in the market or trend in a particular trade, or it is a blip. Whether it is an efficient blip, then obviously that entity requires a high valuation. And if it is a negative blip on an adverse side, definitely means the quality of the sale is not good, or sale itself is in a questionable situation. But then I tell something very unique. In the similar situation, you will find out in some of the companies where we need to be very careful about as a retail investor. The receivables are on a high side, 6-month receivables standing on an average. But then payables are hardly anything. It means the company is not able to convince or not able to manage the working capital scenario in such a manner. Receivable है तो 180 दिन में आएगा, लेकिन पेबल जो है वो 15 दिन का है या 20 दिन का है. कभी कभी आपको पाएंगे आप कि उसमें वो मैनिपुलेशन है, because receivables either would be, or the sale is mostly on elevated basis, or maybe sales is not the first place. जैसे संदीप ने बताया कि वो बिल एंट्री पास करनी है, इनवाइस करनी है, अंडरलाइन नहीं है, obviously the payment would not be, the receivable would not be knocked out. But payable जो है, because the guy who has sold you the product, sold his good, will stay on your head to receive those payables quickly. तो ये 2-3 चीजें और ऐड करके जो संदीप ने अभी बात किया, and then perhaps you'll become much closer to what could be you were able to see whether quality of earnings are much better, or it is something you're cooking up in the books and on a face or a facade is very lucrative to look upon. These are certain things you need to be captured while you are doing the value, analysis of the quarterly or the half yearly or the annual analysis. That will help. Thank you.
Thanks, Harishi. And so, Sandeep, I mean, obviously, you have a flow of conversation. You can also talk about something like there are two aspects. One is something which is illegal, right? And the other thing is the which we were discussing, something you can call gray, which is not prima facie illegal, but not ethical, right? So there are practices like when we say aggressive accounting kind of thing. So would you like to also talk about that? And we can later also bring Kaushik to the conversation. He is also like into forensics and all. So, thank you. Thanks, Harish. First of all, adding it when you talk in flow without a structure, obviously you make the mistake. So, what I was talking about was a fairly non-cyclical, a non-seasonal business, right? For seasonal businesses, yes, you are rightly pointing. I mean, you can't analyze a jewelry business on Q1Q basis. There, when I say earning stability is basically over a longer period of time, right? Because obviously YOY will make sense, not Q1Q will make sense. So, thanks for clarifying that part and for other parts also. But coming to what you are saying, Prince, I mean, let's ignore outright manipulations, more like an appropriateness or inappropriateness of certain accounting practices. So very simple can be revenue recognition practices, right? कि जहां पे भी आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपकी बिलिंग एक सर्टेन माइलस्टोन बेसिस पे है और वर्क ऑफ कंप्लीशन आपका एक सर्टेन अलग फ्लो में चल रहा है तो एक और अगर ये आपका एक बल्क ऑफ नेचर ऑफ आपकी इंडस्ट्री में है फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सबसे सिंपल एग्जांपल है या इवन आईटी सर्विसेज में भी जहां पे लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां माइलस्टोन बेस्ड बिलिंग होती है अगर टीएनएम है मंथली बिलिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है हर महीने काम किया इतना बिल हो गया 5 तारीख तक क्लाइंट के पास ऑप्शन है उसको क्वेश्चन करे डिबेट करे कि भाई छुट्टियां थी बंदे ने काम किया कि नहीं किया इजी राइट बट इफ इट इज डिलीवरी बेस्ड जिस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होनी है जिसके पास क्लाइंट के पास 40 दिन है वो हो सकता है मना कर दे और कई बार वो एग्जैक्ट मंथ एंड में नहीं होती है डिलीवरेबल लेट से एंड ऑफ मई है 10 मई है तो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज इट इज इट ए स्ट्रेट लाइन एटसेट्रा राइट सिमिलरली माइलस्टोन का वेट करेंगे कि आप एक्सपेंस के प्रोफाइल पे करेंगे तो यहाँ पे फाइनेंस के सारे ही लोग हैं बहुत ज्यादा बेसिक पे जाने की जरूरत नहीं है तो वो जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस है उसमें बहुत लोगों को पता है कि कुछ कंपनियां बहुत कंजर्वेटिव अकाउंटिंग फॉलो करती हैं कुछ कंपनियां बहुत अग्रेसिव फॉलो करती हैं दोनों के अपने पर्सपेक्टिव हैं और दोनों को ही बहुत ज्यादा सही या गलत नहीं कहा जा सकता अनलेस वी हैव एन एडेड रीजंस टू क्वेश्चन दोस प्रैक्टिसेस और एजम्पशंस बट टिपिकली इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रहता है फ्रेंड्स एवरी टाइम कंपनी इज चेंजिंग फ्रॉम वन सेट टू अनदर अ डीपर क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड फॉर श्योर राइट चाहे वो अग्रेसिव से कंजर्वेटिव में आ रहा हो जो कि यूजुअली थोड़ा रेयर है कंजर्वेटिव से अग्रेसिव जा रहा है फाइन एट दैट स्टेज एग्जिस्टिंग सेट ऑफ इन्वेस्टर्स नीड टू आस्क टफर क्वेश्चन लाइक why did you do it, right? So the answer can be peer said does it, we have taken an auditor opinion, etc. But that is where we need to understand incentives little more before simply saying okay it's a routine matter. So that is one revenue recognition practices जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सब कुछ अकाउंटिंग अलाउ करती है तो इस सेंस में आप उसको लीगल इलीगल के फ्रेमवर्क में नहीं डाल सकते बट अप्रोप्रिएटनेस के फ्रेमवर्क में जरूर डाल सकते हैं फिर कुछ चीजें जैसे नहीं अलाउड है बाल्टर अच्छा इसमें क्या होता है प्रिंस की जितना फाइनेंशियल रेगुलेशन ऑब्वियसली इट्स ए कैट एंड माउस गेम राइट तो जब स्कैम होता है रेगुलेटर्स आते हैं फिर से नया रूल बनाते हैं और मैं जब फाइनेंशियल रेगुलेशंस की बात करता हूँ तो इसमें दो सेट्स के हैं एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए अलग सेट ऑफ रूल होता है तो इसीलिए आपको पता है कि बैंकिंग जो कि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट मानी जाती है इनेबलर इंडस्ट्री मानी जाती है उसमें एक अलग लेवल का रेगुलेशंस है क्योंकि दोज आर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी बैंक्स वर सेव्ड बट जनरल मोटर्स वगैरह को सेव करने के लिए यूएस गवर्नमेंट 1 बिलियन भी देने के लिए नहीं तैयार थी देयर वाज ह्यू एंड क्राई हियर इन नॉट हियर देयर इन यूएसए जहां पे लोग ये कह रहे थे कि आप मतलब बैंक्स को तो आप 50 बिलियन 100 बिलियन कोई भी नंबर दे रहे हो आपको कार कंपनी को बचाने में क्या प्रॉब्लम है तो उसमें जो कॉन्सेप्ट आया था टू बिग टू फेल एटसेट्रा सो आई एम डाइवर्टिंग अ लिटिल बिट बट पॉइंट इज कि जो रेगुलेशंस हैं वो भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है फाइनेंशियल्स में एक्स्ट्रा सेट ऑफ रेगुलेशंस इसलिए होता है क्योंकि वो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं अगर उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम आती है तो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उसके ड्रिल डाउन इफेक्ट कैन इफेक्ट एवरी इंडस्ट्री फॉर एवरी अदर इंडस्ट्री जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं दीज आर मोस्टली अराउंड you know KY AML
are investor protection and those sort of things, and then obviously consumer protection के अलग से separate laws हैं. तो इस पर्सपेक्टिव से रूल्स कंटिन्यूसली एवॉल्व होते रहते हैं. जैसे अभी जो मैं बायोटर बताया था, ये सबसे पहले फेमस हुआ था 2000 में केवाईसी एरा के समय यूएस में. तो जब अर्ली टेक है तो उसमें क्या है, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने दूसरे एक आईटी कंपनी को प्रोडक्ट बेचा, उसने मेरा प्रोडक्ट यूज किया. अब किसी को पता ही नहीं चलना है कि रेवेन्यू एक्चुअल में बिका है कि बस बार्टर हो गया है. इन बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स नो वन कैन इवन नो कि जिसने लिया है वो एंड यूज के लिए भी लिया है कि उसने बस ऐसे ही कर लिया कि भाई तू मेरा 5 करोड़ का सॉफ्टवेयर खरीद, मैं तेरा 5 करोड़ का सॉफ्टवेयर खरीदता हूँ. इन्वेस्टर मौज में है कि यार रेवेन्यू बढ़ रहा है. तो इट वॉज वेरी इजी to stop that. Specific regulations were made, not to say regulations will stop anything. It is always incumbent on auditors and investors and board of directors, assuming it is a functioning one, to figure out whether executive management is doing any of those things. So I'll take a pause here. Maybe other speakers, Manish, you want to come, Manish Lalwani as a speaker, and then others, Kaushik and anyone else. So let me see with Manish. Meanwhile, Kaushik, you heard the conversation, so you want to add any points to that? Prince, I'm more of a learner than the or speaker, but जो सर बोल रहे, I do agree with sir. तो अभी लाइव एग्जांपल किसी को देखना है तो दे कैन लुक एट वाटर थीम, बिकॉज वो बहुत ही हॉट थीम है. उस पे क्या अग्रेसिव अकाउंटिंग होता है और उस पे क्या एक्चुअल एथिकल अकाउंटिंग होती है वो देख सकते हैं. देर आर कंपनीज जिसपे लाइक आप ऐसे समझ सकते हो, वाटर थीम पे कंपनी का रेवेन्यू आया, उसके लिए कितना कॉस्ट हुआ, वो कॉस्ट उस साल के लिए उन्होंने डाला एंड उसका एबिटडा नंबर रिपोर्ट कर रहा है. देर आर सम कंपनीज जिस दिन कैश फ्लो में उनको एक्सपेंस है उसी दिन उन लोग ने एक्सपेंस मार के चल रहे P&L पे. इसके वजह से उनका एबिटडा मार्जिन कम दिखता है. सो ये एथिकली दोनों कंपनी ठीक ही कर रही है. नथिंग दे आर नॉट फजिंग एनीथिंग, दे आर डूइंग एथिकली बिजनेस. बट एक कंपनी में प्रॉफिट नॉर्मलाइज दिखेगा और उसका मल्टीपल्स जैसे सर ने बता रहे थे लाइक उसका ज्यादा ही मिलेगा बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर्स इन द मार्केट. एंड एक और कंपनी जिसपे अभी कम दिखेगा, फ्यूचर में जाके एकदम थोड़ा कैश फ्लो बहुत ही ज्यादा दिखने चालू करेगा, उस कंपनी के लिए वो थोड़ा सिक्लिकलिटी नेचर पे मल्टीपल मिलता है. सो दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर इज हैपनिंग. एंड बहुत लोग ये बोलते हैं आरओसी देखो, मैं खुद भी बोलता हूँ आरओसी देखो. इस पे मैजिकल नंबर आप आरओसी देखने के लिए कैश आरओसी देख सकते हो, वेर यू कैन टेक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, उसको डिप्रिसिएशन माइनस करो और उसके बाद जो बचता है उस नंबर पे माइनस टैक्सेस करने के बाद जो नंबर बचता है डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल डिप्लॉय, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस नंबर पे आप कंपेयर कर सकते हो इंडस्ट्री में पीयर सेट पे. और दूसरा चीज, देर आर कंपनीज हु डजंट टेक एनी कॉस्ट ऑन who doesn't take any cost on the P&L. दे डायरेक्टली वो जाके आपका इस पे बैलेंस शीट पे मार देता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी कम कर देता है. सो लायबिलिटी कम करेगा तो असेट लायबिलिटी में कैश में माइनस होगा और लायबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस माइनस होगा. तो आपका बैलेंस शीट थोड़ा लीन हो गया, तो आपका न्यूमरेटर लीन हो गया व्हेन यू आर लुकिंग एट एन आरओसी, डिनोमिनेटर लीन हो गया, न्यूमरेटर बीइंग द सेम, तो आपको रेशियो बढ़ जाएगा. तो रेशियोज इज ए कॉन्सेप्ट ना, ऐसे समझ सकते हो लाइक एवरीथिंग, every story can be connected to a number and every number can be connected to a ratio. and उस रेशियो को देख के आपको नेचर समझ में आ जाता है क्या धंधा क्या हो रहा है. सो इवन लाइव में आप धंधा चालू करो, यही चीज करेंगे, आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे, वही चीज होगा. सो मोर ऑफ समवन वांट्स टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ ए बिजनेस, उनको एक धंधा चला के देखो, आपको बहुत सारा इजीली समझ में आएगा. इट माइट बी ऑनलाइन बिजनेस, इट माइट बी ऑफलाइन बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग धंधा हो गया, कुछ भी हो सकता है. थिंक लाइक अ बिजनेसमैन एंड देन थिंक लाइक बिजनेसमैन के हिसाब से कौन सा एथिकल लगेगा, उस अकाउंटिंग को फॉलो करो. उस सेक्टर में वो अकाउंटिंग इज द बेस्ट अकाउंटिंग टू बी फॉलोड. वो मेरा टेक है. एनीथिंग एनीवन कैन ऐड. थैंक्स. Thanks, Kaushik. So Manish, you wanna add something?
Sure. So at least, like from my professional experience of for working for the company that we do, that I work for. So every time that there is a expense, we have to book. So ideally, like let's say our aircrafts are going into service and it's a longer period. Like उसमें क्या होता है कि जब वो एंट्री पे जाते हैं और उसके बाद 1-1.5 महीना जो भी सी चेक भी डी चेक होगा उसके बाद वापस आते हैं. So we always struggle with when do we book the expense? Do we book the expense when the aircraft is just going into, when we don't know how much the expense would be? Do we book at, let's say when it has came back from service, or do we book 50% ahead? Do we book 50% later? But every time, like, during my career, we have changed that definition of booking twice, but every time we have had to change that definition, we first have to go ahead and get a approval from the internal audit team. Because if the audit team is not on board, then the financial planning and analysis team can't change anything in terms of like uh, creating accounting practice which is not aligned with the audit team. So the audit team also goes ahead and talks to our external audit partners and make sure that all of us are on the same page in terms of like how that accounting practice change will impact the balance sheet and how it will impact what we are showing. So it's important at that moment of time. Like I understand in SMEs and in smaller companies, the practice is such that the teams are small and they are also learning. So all of these practices don't exist, but it's important for the finance team to be that like to build those practices and to build those corporate governance and be very tight in terms of governance and how financial control, so that any change is very well documented. I was seeing there was a result of a company which showed insane growth last time, this quarter, and it was in news yesterday only. But they had kind of mentioned very clearly that had this change in practice not been there, they had moved from a FOFO model to a FOCO model. So because of which they had essentially sold a lot of inventory to their parent company, but they had mentioned in footnotes clearly that, hey, had we not sold it, this is what the actual sale would have been. So it is essentially uh, preemptively knowing what would be the questions and trying to answer them is something which I felt is always helpful, at least on the in the financial control side of things. Thanks, Manish. So, Sandeep, the mergers and acquisitions and even goodwills are a few things which are also being used as a tool of manipulation. So, would you like to talk on यूजुअली these वो aspects बड़ी as well? कंपनियों में काफी होता है प्रिंस. सो ग्लैड दैट यू ब्रॉट इट. ये एक्चुअली फाइनेंशियल्स में बहुत हो जाएगा. मेरा थोड़ा सा तो बैकग्राउंड है. मैं सर्टिफाइड सीएफए एमबीए भी किया ही हुआ है. बट आई एंड इंसिडेंटली आई वर्क इन अ सीएफओ फंक्शन इन माय इन्वेस्टमेंट बैंक आल्सो. So naturally, I have some expertise, but I've never worked very on core accounting, especially from auditor perspective. तो एक बेसिक सा है, लेकिन बहुत उसको हैवी बनाए बगैर. तो मैंने ये जो भी 2-3 मैसेजेस टाइप किए हैं, these are obviously simple copy paste just to ensure that we have some structure while talking. तो जैसे मैंने अभी ऐसे चैट में रिप्लाई में डाल दिया प्रिंस, जस्ट फॉर सो दैट आई कैन probably read it and create a structure on my thoughts. तो स्पेशली जैसे व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वी कैन वॉच. इफ हाई सेल्स, जैसे कि हरीश जी ने शुरू में बोला, इफ हाई सेल्स आर सिंपली ड्यू टू लूज क्रेडिट टर्म्स. अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बढ़िया ट्वीट थी, तो मुझे समझने में ना कुछ 30 सेकंड लगा भाई कि व्हाट डज ही इवन मीन. तो किसी ने तो ट्वीट किया था, आई डोंट नो, मस्ट बी ए पॉपुलर हैंडल, कि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज नथिंग बट एनबीएफसीज टू दीज रिटेल शॉप्स. तो मैंने कहा ये इस बात का क्या मतलब है. एंड देन आई वेंट इनटू द कमेंट्स एंड आई रियलाइज व्हाट ही मेंट, कि ये जितना भी गारमेंट का इंडिया में धंधा होता है, वो लिटरली क्या होता है, आप स्टफ कर देते हो चैनल में कि यार तुम रख लो अपने काउंटर पे, बिकेगा नहीं बिकेगा मैं वापस ले लूंगा. तो सामने वाले को आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग दे रहे हो रिटेल को, राइट. दैट्स हाउ. क्यों? क्योंकि उसमें क्रेडिट टर्म्स उस इंडस्ट्री में इतने खराब हैं, कोई आपका पुल नहीं है. एक अनलिस्टेड काफी पॉपुलर कंपनी है, लिटरली लाइक वेरी पॉपुलर, आई कांट टेक लिबर्टी टू टेक नेम. उसमें वन ऑफ माय junior joined as a national sales just like 3 months back, and it's a VC funded name, probably will come at a 10 billion valuation next year in the IPO. And once he entered and he joined from another unlisted company, he was stunned to realize कि पूरा चैनल भरा था इन्वेंट्री से. So he put his foot down कि एक महीने की सेल्स अब जीरो करो, सारा माल वापस उठाओ और कैश पे बेचना चालू करो 15 दिन, अदरवाइज आई एम रिजाइनिंग बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू बिकम द स्केपगोट लेटर ऑन. तो दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स एक्चुअली जब सेल्स में. और इसमें जरूरी नहीं है कि बहुत बैड इंटेंट से होता है.
ये सारी चीजें धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं। क्रेडिट टर्म्स कोई कंपनी ऑन पर्पज नहीं खराब करती है, किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता है कि वो नॉन कैश बिजनेस करे, बट इन डिस्प्रेशंस टू डू रेवेन्यू, इन डिस्प्रेशंस टू मीट टारगेट, स्पेशली जहां पे ये फंडिंग ड्रिवन कंसर्न्स होते हैं कि यार इतना रेवेन्यू नहीं आएगा तो अगला फंडिंग नहीं मिलेगा, इतना रेवेन्यू नहीं आएगा तो इन्वेस्टर ये बोलेगा, इतना नहीं मिलेगा तो मुझे ये शॉप्स नहीं मिलेंगे, इस तरह के जो एडिशनल प्रेशर्स होते हैं वहां पे ही इस तरह की प्रैक्टिसेस यूजुअली ज्यादा स्टार्ट होती हैं। फिर देन नेचुरली इफ देयर इज ए हाई नेट इनकम बट नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, again I think it is as obvious, I'll not probably just take too many examples there. And then there are one time adjustments to net income, और बेसिकली जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं नॉन रिकरिंग इनकम या नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर इसके अलावा हम फोकस कर सकते हैं जैसे नॉन रिकरिंग आइटम्स में क्या है, गेन्स और लॉसेस ऑन सेल्स, इन्वेंट्री राइट डाउन्स, any other material, right? Similarly, non-cash items में depreciation, amortization schedules को change करना, पहले रेट से अपने टैक्सेशन पर्पसेस से आपका कुछ अलाउड है अपने अकाउंटिंग के लिए यूज कर ली, अपनी इक्विपमेंट्स को अपने लैपटॉप की कैटेगरी चेंज करके उसको कुछ दूसरी कैटेगरी में घुमा दिया। ठीक है, तो वो तो कंपनी के अंदर ही है, बाहर वाले को पता ही नहीं चलेगा, उसको लगेगा डिप्रिसिएशन कुछ डाउन हो गया। तो वैसे तो पूरा एसेट शेड्यूल बनता है, ऑडिटर्स का काम होता है, but we know how much pressure auditors also feel, and many times these tables are provided by finance department. अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितना जाकर के ऑडिटर करेगा। दूसरा इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है प्रिंस कि जो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें होल्डिंग कंपनी, लिस्टेड कंपनीज के ऑडिटर्स कुछ और होते हैं, कई बार उनके सब्सिडरीज के ऑडिटर्स और होते हैं। तो अगर कितने भी हाई प्रोफाइल मेन बोर्ड में आपने देखे होंगे रेजिग्नेशंस, उसमें से ये बहुत कॉमन आता है, इंक्लूडिंग आई थिंक वन ऑफ द अदानी ग्रुप ऑल्सो। I think I just took who's who, you know who name, but any company for that matter कि सब्सिडरी में एक्सेस नहीं मिल रही ऑडिटर्स को, तो कह रहा है कि यार हाउ डू आई इवन यू नो टेस्टिफाई द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स, एंड दिस इज विद इन इंडिया, राइट? थिंक ऑफ यू नो मल्टी कंट्री ऑपरेशंस, आपको कैश का ही आइडिया नहीं है, हाउ डू यू इवन असिस्ट कि जो कैश रिजर्व्स बोल रहा है उधर से बैंक स्टेटमेंट आ रहा है, पीडीएफ में आ रहा है, एक्सेल में आ रहा है। इट्स वेरी tough job for any auditors frankly, especially if company is not cooperative, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि 15 दिन में काम खत्म करना है, आपको नॉमिनल फी मिल रही है, आप पूरे साल बैठ नहीं सकते। जैसे ही आपने क्वालिफाइड रिपोर्ट डाली तो आप हीरो तो बन गए एक बार, लेकिन सिस्टम में नाम खराब हो जाता है कि यार ये ऑडिटर थोड़े अग्रेसिव से हैं, हॉस्टाइल से हैं, उस क्लाइंट की इन्होंने इतनी सी बात पे क्वालिफाइड रिपोर्ट डाल दी। तो वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है किसी ऑडिटर के लिए कि जब उसको लगता है कि यार अब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो मैं फंस जाऊंगा। दे नेवर डू इट एज ए प्रोएक्टिव मेजर, दे आर ऑलवेज डूइंग इट एज ए प्रोटेक्शनरी मेजर, क्योंकि उन्हें पता है कि अब थोड़ा भी और लेट हुआ तो हम फंस जाएंगे। सेंस तो उनको पहले से रहता है कि ये गड़बड़ हो रहा है। सो नॉन रिकरिंग आइटम्स में गेन्स लॉसेस ये हो गया। फिर डिस्क्रिशनरी मैनेजमेंट डिसीजंस, useful life of fixed asset, FIFO versus LIFO, as we were discussing one time, Switch and Gargi, I think. Revenue recognition policies, we already talked. So these are some of the things I wanted to add, but maybe back to other speakers. Yeah, Kaushik, you have anything to say? हाँ, इधर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, लाइक लॉन्गर टर्म क्यूमुलेटिव बेसिस पे देख पाएंगे तो ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। हमको गवर्नमेंट को टैक्स पे करते रहे हम लोग, लाइक कैश एक्सपेंस डिवाइडेड बाय इनकम टैक्स एक्सपेंस इन द P&L, और ये दोनों क्यूमुलेटिव बेसिस में 10 साल का आप रोलिंग बेसिस में देख लो, नहीं तो क्यूमुलेटिव बेसिस में देख लो, ये एटलीस्ट 60% 70% नहीं हो ना, वो कंपनीज में बेटर बीइंग फार ओनली, बिकॉज वो टैक्स ही नहीं पे कर रहे, कैश फ्लो के अकॉर्डिंग टैक्स ही नहीं पे कर रहे, उसका मतलब उसका P&L का पैट ही नंबर नहीं है। सो ये सबसे बड़ा मेरे लिए तो लाइफ में ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट खेला है। सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। Thanks. We got one speaker. Let me see if there's any questions. So Harish, you can unmute and ask your question. Nice discussion going on. I just wanted to add, recently जो अभी इंडिया में पॉलीकैप के साथ हुआ, जो उन्होंने सेल्स अंडर रिपोर्ट किया, हाउ डू वी लुक एट इट, किस तरह से उसको एनालाइज करेंगे? आफ्टर दैट इन्वेस्टर कम्युनिटी हैज टेकन इट, ओके ये तो इन्होंने सेल्स अंडर रिपोर्ट किया है, सेल्स ही अंडर रिपोर्ट किया है ना, सो विच मीन्स देयर इज अ मोर पोटेंशियल ऑफ सेल्स, एंड प्राइस 2 दिन 3 दिन करेक्शन में रहा, आफ्टर दैट इट इज अगेन ऑन अ हायर, इट इज हेडिंग नॉर्थवर्ड्स. So that was a nice correction to add. In fact, it was an opportunity to add.
for a company like Polycab. So that market has taken it positively. इस बारे में I just wanted to have diverse views. तो What's हैरिस, वैसे तो मैं ना तो सलमान खान फैन हूँ ना शाहरुख खान फैन हूँ, दोनों से, लेकिन मैं कुछ कुछ चीजें सीखता रहता हूँ हमेशा। तो एसआरके का तो फॉर सम अदर डे, मुझे एक सलमान खान का बहुत मिड 90s का स्टेटमेंट याद आ गया। आई डोंट नो वेदर इट वाज अ पीआर स्टेटमेंट और ही हिमसेल्फ सेड, बट आई रेड हिम। तो उसने बोला था कि लाइफ टीचेज यू, एंड इट्स ए पॉपुलर स्टेटमेंट एनीवे, सो ही माइट हैव जस्ट पैराफ्रेज्ड इट। लाइफ टीचेज यू बट इट टीचेज व्हाट यू वांट टू लर्न। तो आप सेम एग्जांपल पे कुछ भी सीख सकते हो हरीश भाई। यू आर राइट, दैट्स हाउ मार्केट थिंक्स। इनफैक्ट फर्स्ट रिएक्शन पॉलीकैब पे भी हर सीजन इन्वेस्टर का यही था ना कि रेवेन्यू तो अंडर रिपोर्ट किया है, अब तो और सिस्टम में अंदर आना पड़ेगा, राइट। वो बात बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मुझे 2012 या 13 में, जब मैं रिलेटिवली यंगर था मार्केट में, नॉट एज वाइज, प्योरली बिकॉज आई वाज लेट इन मार्केट्स, 7-8 साल रहे होंगे मैं 2005 से निबलिंग कर रहा था सीरियस इन्वेस्टिंग। तो जब आपको थपेड़े नहीं पड़ते तब तक आपकी समझ में नहीं आते। तो 2008 से मैं आई कंसीडर माई फर्स्ट ईयर इन मार्केट्स। तो 12-13 तक आते आते प्लस इनफ केसेस आने लगते हैं हर तरीके के। तो टैक्स का पहला मेरे पोर्टफोलियो कंपनी में आया, टैक्स रेट पड़ी, तो मुझको लगा कि आज तो स्टॉक टूटेगा यार, क्या बवाल है। I called up someone, a fund manager, a good friend of mine. He said कि कुछ नहीं होगा इसमें। तो मैंने कहा क्या? बोले इंडिया में अब जाके देखो कितना टैक्स होता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफन सच टैक्स ऑडिट्स विल ट्रिगर पॉजिटिव अर्निंग सरप्राइजेस इन कमिंग क्वार्टर्स। तो जो आप कह रहे हो ना कि वही कि भाई टैक्स वाला छापा मारेगा तो फिर नेचुरली इसके बाद इनकम दिखाएगा, तो दोज काइंड ऑफ insinuation or interpretations we can make, but that's literally going into the final stages of what to do etc. उस पे नहीं जाते हैं। वो तो ऑब्वियसली हम कुछ भी सेम चीज पे कर लेते हैं, पहले हमें समझना पड़ेगा कि कर क्या रहे हैं, राइट। यहाँ पे तो वो कॉट हुआ, बट द क्वेश्चन इज दिस समथिंग विच कुड हैव बीन कॉट? और अगर कॉट भी करते तो हम एज ए रिटेल क्या करते यार? कुछ नहीं करते। पॉलीकैब तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टॉक है, पैसा कमाया है, ज्यादा एनालाइज करते तो अपॉर्चुनिटी लॉस ही होता। अब उस हिसाब से एनालाइज करेंगे तो इंडिया का सबसे जो पॉपुलर ग्रुप है उसमें भी लोगों ने बहुत पैसे कमाया है। तो फिर उस अगर हम हर चीज को स्टॉक प्राइस के नजरिए से अगर इवेलुएट करेंगे तो फिर कोई भी डिस्कशन कहीं भी नहीं बढ़ पाएगा, राइट। तो हम इथिकलिटी और उस पर नहीं जाते हैं। वो इंडिविजुअल डिसीजन किसी के भी कुछ भी हो सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल आर कंफर्टेबल विथ much poorer quality of corporate governance. That is obviously their individual call, and no one is on planet can say what is right or wrong. It is always individual discussion. But जो big frauds होते हैं वो ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत स्टनिंग फैक्ट है, सबको एनरॉन सागा पता है। जिस साल एनरॉन बैंकक्रप्ट हुआ था इट वाज AAA रेटेड, एंड जस्ट FYI there are never more than 10 corporates in entire world which are AAA rated by rating agencies. तो एक तो वो AAA रेटेड था, दूसरा उसने फोर्ब्स में उसको मोस्ट इनोवेटिव कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। सो इट वाज नॉट अ नॉर्मल कंपनी। इंडिया में बेस्ट, अब एनरॉन तो हम सब ने पढ़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट्रीज भी पढ़ी है, बुक भी पढ़ी है, स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम, स्टनिंग डॉक्यूमेंट्री, स्टनिंग बुक इज ऑब्वियसली ऑलवेज बेटर, राइट। तो वो तो पूरा M2M का सागा पता था, सरकार मूवी में बेसिक से चेक हुआ था उसका वन एपिसोड दाबोल वाला, राइट। तो जब EKI का, मैं अभी पता नहीं, आई शुड इवन टेक नेम्स, आई ऑलवेज ट्राई टू रिफ्रेन। जब EKI 2-3 साल पहले बहुत पॉपुलर हुई, आई केप्ट ऑन टेलिंग पीपल because I went into one of the first earning call they did. It was an Indore based company, very interesting space. CFO somehow came into the call and management didn't come. And a simple question was asked कि भैया आपका बिजनेस जो है उसमें कार्बन ट्रेडिंग का ये कैसे वैल्यूएशन होता है? CFO ने सिंपली बोला कि यार मैं अभी नया नया आया हूँ, मुझे नहीं पता ये लोग क्या करते हैं, मैं तो बस अकाउंटिंग करने के लिए आया हूँ। तो कंपनी हैड टिलाटेल साइंस एंड मार्क्यू इन्वेस्टर हैड इन्वेस्टेड देयर। सो EKI आज अभी लोग भूल गए हैं, ओरियाना बोनदादा और KPI की बातें कर रहे हैं। 3 years बैक EKI वाज दैट कंपनी। इट रियली स्टार्टेड फ्रॉम 100-200 crores, वेंट ऑल द वे टू 10,000। आई डोंट नो अभी कहाँ पे वैल्यूएशन है, बट क्लासिक M2M था उसका। व्हाट इज M2M? अब चलिए मैं थोड़ा सा बोर कर देता हूँ एनरॉन वाले में, और मैं दाभोल का एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि आप लोग रिलेट कर पाओगे। सो इसेंशली आपने एक एसेट बनाई जो मूवी में भी दिखाया है, शिवसेना गवर्नमेंट के समय ये प्लांट हुआ था, रेबेका ली आई थी। रेबेका ली वाज इंटरनेशनल ऑपरेशन हेड ऑफ एनरॉन एंड शी वाज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर टू डू बेटर देन US ऑपरेशंस बिकॉज शी वाज वेरी एम्बिशियस। तो US में भी चल रहा था, तो वो इंटरनेशनल में अपना हरकतें चालू थी बंदी की। वो इंडिया आई हाई प्रोफाइल विजिट पे। उस जमाने में जब 2-2.25 रुपए बिजली होती थी, 4 रुपए का 20 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ
मेजर पॉलिटिकल सोर्स रबा हुआ, गवर्नमेंट गिरने तक पे आ गई, ठीक है, केवल एमओयू साइन हुआ, दैट्स इट, राइट। दाभोल में प्लांट बनने में भी 15-20 साल लगे, मुझे भी आइडिया नहीं है कि उसमें कुछ फाइनली हुआ कि नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो फंसा रहता है, एनपीएम ही रहता है। आई एम नॉट ट्रैकिंग पावर सेक्टर दैट क्लोजली, बट 4-5 साल पहले तक तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, इवन दो असेट क्रिएट हो गई थी इवेंचुअली। बट वो जा करके द मोमेंट ही लैंडेड इन यूएस, व्हाट डू? यू बेसिकली सेल दैट प्लांट टू एन एसपीवी, सो दैट्स हाउ एनॉन वाज वर्किंग। तो यहाँ प्लांट बनाया, साइन किया, 4 रुपए में उस पे वापस पहुंचे, उस पूरे प्लांट को एज इट इज उठा के एसपीवी को बेच दिया। अब एसपीवी कौन है उस पर बाद में आते हैं। प्लांट की यूजफुल लाइफ इतना है, इतनी कॉस्ट होगी, इतना पोटेंशियल बेनिफिट है, वन टाइम स्लम सेल, $500 million मेरा बन गया। एज सिंपल एज दैट। दिस इज कॉल्ड M2Ms, मार्क टू मार्केट्स ऑफ योर फ्यूचर अर्निंग्स। उसको करने के लिए आपको बस सेल्स करनी है। तो ये कई बार क्या करते हैं, पीई में इसको एवरग्रीनिंग बोलते हैं, उस पर मैं बाद में आता हूँ। बट एनरॉन के केस में एसपीवी जो थी वो क्या थी, वो इनके ही ऑफशोर व्हीकल्स थे जो कि इनके इन्वेस्टर बैंकर्स फंड करते थे। अब इन्वेस्टर बैंकर्स क्यों फंड कर रहे हैं? क्योंकि ये कंपनी बहुत ज्यादा एमएनए करती थी, तो फीस बहुत मिलती थी। और इट इज लिटरली लाइक हु डजंट वांट टू डील विद गूगल एंड टेस्ला ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अगर आप वर्ल्ड की सबसे फेमस कंपनी है तो इन्वेस्टर बैंकर लाइन लगा के खड़ा रहेगा। आर्थर एंडरसन वगैरह ऑडिटर थे, तो वो सब लोग, वो प्लस यूबीएस एंड एवरीवन वाज जस्ट रेडी टू फंड देम। अच्छा, वो फंडिंग क्या होती है? बैंक खुद तो करता नहीं है, स्ट्रक्चर बना के क्लाइंट्स को दे देता है। तो सब कुछ तो फाइनेंशियल, ये तो बहुत बिल्कुल टॉप एंड का स्कैम हो गया, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बस इससे ज्यादा मुझे अभी डिटेल याद भी नहीं है, तो मैं कुछ फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देना चाहता स्टोरी टेलिंग के सेंस में। बट आप देखो उसको कि वो M2M है, वो जिसने पढ़ा था उसके लिए इकियाई एनर्जी समझना 1 सेकंड का काम था, जी बिकॉज इट वॉज एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग। कार्बन क्रेडिट किसने बेचा, किसने पैसा दिया, आप उसका अभी अभी खोलते खोलते आप स्क्रीनर पे उठा लो। फिर एक दूसरा नाम ले लेता हूँ, आई वॉज डेड श्योर, आई डिडंट वांट टू टेक नेम, बट मुझे पता है कि मैं एनरॉन की बात बोलूंगा तो आप लोग को इंटरेस्ट नहीं आएगा। देयर वाज दिस अनदर कंपनी कॉल्ड सुमाया इंडस्ट्रीज, वेरी पॉपुलर नेम ड्यूरिंग कोविड। व्हाई? बिकॉज अपरेंटली दे गॉट मेजर पीपीई किट ऑर्डर्स। ऑब्वियसली स्टॉक भागेगा, स्टॉक केप्ट ऑन गोइंग अप, हर अर्निंग बीट बीट बीट, बिल्कुल ऑन योर फेस काइंड ऑफ ए कैश फ्लो। आप अभी बात करते करते स्क्रीनर पे खोल लो दोनों कंपनी, एकेआई एनर्जी भी खोल लो और सुमाया इंडस्ट्रीज खोल लो। आपको मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आंख के सामने दिख रहा था, फिर भी स्टॉक भाग रहा था। और पीपी किट में तो आप एनेक्डोटल भी नॉलेज ले सकते थे कि भैया बना के देना तो बहुत आसान काम है ना, उनसे कैश कैसे आएगा। ये तो मैंने खुद किया था, मुझे कोविड हो गया था, मैंने ला करके 5,000 रुपए की रख दी, फिर मुझे नहीं पहनने का मन किया, मैंने उसको वापस बोल दिया दुकान वाले को, उसने बोला नहीं ऐसे नहीं लौटता। मैंने कहा ये तो पैक्ड है, मैं तो ठीक हो गया, पीपी किट पहन के थोड़ी ना टहल रहा हूँ। कह रहा रख दो यहाँ पे, 1,000 रुपए में देखेंगे, बेच दिया होगा किसी और को। तो वो सब कोविड का समय था, ऐसे ही चल रहा था, कैश कहाँ पे आ रहा होगा, तो वो उसका मैनिफेस्टेशन वो इतने पॉपुलर स्टॉक में हुआ, उसमें भी लोग फंसे हैं। फिर बाद में ऑडिटर्स ने रिजाइन किया, सीएफओ ने रिजाइन किया, प्रमोटर्स ने माल बेचा, इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा था, आई रियली डोंट नो वेयर इट इज ट्रेडिंग, आई शुड हैव नॉट टेकन नेम, वेरी लाइव नेम्स फ्रैंकली, फ्लो में बोल गया। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो ये बड़े बड़े केस पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि उससे एक्चुअल लर्निंग में हेल्प नहीं होती है। और फिर से मैं बार बार बोलता हूँ कि फाइनेंस में ब्यूटी क्या है, वी कैन बी रॉन्ग ऑन एक्सक्लूजन, ऑल वी नीड टू केयर इज नॉट बीइंग रॉन्ग ऑन द इंक्लूजन्स। It is okay जी to miss a good company as a bad company, but it is not okay to miss a bad company as a good company. जी सर, Over थैंक to यू। other speakers, please. So, Himanshu, you can unmute and ask the question. Hi, Prince. I don't have a relevant question as of now. I will wait for some time. Thanks. So, Vineet, you have been listening to the ongoing conversation. So, any additional thoughts or some sense on the, basically, we are talking about the financial shenanigans across the markets and how things go. So, something additional you wanna say, or maybe you want to counter the views being shared? And Surely, I think Sandeep ji has, very eloquently described what I feel. Maybe in fact, यही largely बोलने वाला था. And I won't speak about Polycab in particular. मैंने Polycab को honestly पढ़ा नहीं है, ज़्यादा track नहीं किया है, पर ये जब न्यूज भी आई थी, this was a similar narrative that was being built कि ये तो sales under reported है, तो actual business शायद ज़्यादा होगा.
and obviously the stock has done quite well, right? But I think इन चीजों को ना थोड़ा पर्सपेक्टिव में डालने की जरूरत. So two perspectives. Let's look at the stock price performance and then let's talk about the business per se, right? So stock price देखिए, we are in a bull market, हर चीज बढ़ रही है. So I don't think any of us should look at the movement in the stock price and base a decision on whether a business is necessarily good or not at this stage of the bull market. We're almost getting to that stage where anything and everything under the sun seems to be rising based on any news at all. Polycab, of course, is a company that has done very well in the past. But ऐसी जब चीजें आती है ना, ये थोड़ा in a sense मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी को आप क्वेश्चन करने लग जाते हैं. बिकॉज अभी सेल्स अंडर रिपोर्टिंग आई है, it's completely plausible that once the management itself is involved, not necessarily involved, but seeming to be involved in something that is a little shady, you don't know where that shadiness ends. So as a risk mitigation measure, why will you want to go after something that has clearly demonstrated that the people running the business may not be the most ethical people in the world? And it's all good to say that a particular company is a great company and they've done very well and unka TAM bahut bada hai, etc. All of that is fine. But in a market like this where you have so many potential opportunities of good companies with a lot of growth, and obviously the valuation spectrum differs, but why do you want to add an additional level of uncertainty with questions around management credibility? So that entire inclusion exclusion point that Sandeep ji said, I think is bang on. You'd much rather pass on a great company which is questionable on the integrity front, even though there is nothing that tells you that integrity is going to lead to a business loss. That's a much smaller mistake. A much larger mistake is to get into a perceived great company which has integrity flaws, and in the future, once somebody is unethical, I think their propensity to remain or be unethical in the future is high. So it's just an additional risk, and we're all in the business of minimizing risk. I mean, in this market, if you're invested in decent companies, you're going to do well anyway. So why do you want to add an additional layer of uncertainty? So any company where I, from a distance see that there could be something fishy of the management's doing, and I'm not talking about the stock price or the stock price being manipulated, but management की तरफ से या business practices की तरफ से अगर किसी भी प्रकार का risk आपको दिख रहा है that they may not be the most ethical people in the world, I would personally in a bull market stay far away from such names. There are many more opportunities to go after. Thanks, Vineet. So, Sandeep. Yeah, thanks, Vineet. In fact, मुझे let me admit अपना खुद की mistakes admit करना is much more gracious and better knowledge sharing. So Sumaya and Nikai, I avoided what I didn't and couldn't and probably rush of making money in bull market is and वो इस company का मैं specifically name ले रहा हूँ क्योंकि मेरा additional grudge है which I just tweeted, मुझे idea नहीं था कि viral हो जाएगी वो tweet. I'm talking about Som Distilleries, right? तो स्टॉक ऑब्वियसली डिड वेरी वेल. मुझे पता नहीं था, आई वाज नॉट लिविंग इन इंडिया. दोस्त हैं काफी एमपी में, लोगों से पूछा, बोले यार यहाँ तक 40% बियर बिक रहा है. ओके, व्हाट इज द स्टोरी? बोले कि बेटा यूके से पढ़ के आया है एंड वो जनरेशनल चेंज एंड माइंडसेट चेंज एंड ऑल दैट, राइट? एंड देन रॉल्स रॉयस में काम करता था एंड ऑल दैट. बाय द वे द गाय आल्सो हैज अ रॉल्स रॉयस इन भोपाल, बट दैट्स अ साइड टिडबिट. एंड मैंने ले लिया. अच्छा, मैंने बेसिक गूगल मारा. मेरे मतलब आज की डेट में गूगल मारने में क्या रखा है? गूगल मारा, कुछ नहीं. सोम डिस्टिलरी पहले ही पेज में आ गया, promoters are arrested for GST tax evasion of some 4-5 crore rupees while doing अपना सैनिटाइजर को अल्कोहल में बिना जीएसटी के निकाल लेते हैं. मुझे लगा यार भोपाल का एक पुराना बिजनेसमैन है, 4 करोड़ की जीएसटी के लिए अरेस्ट हो जाना, मतलब doesn't sound right. I tried to check from my channels. I got a nice story
कि बहुत रिच प्रमोटर हैं जो यूजुअल रिफ्रेन रहता है मार्केट्स में. I'm missing the tile name. There is an unlisted company वो इनके in-laws हैं. They're like very rich people and all that stuff. And then naturally जो आप सबको पता है, आप गुड़गांव के ठेकों में भी जाइए तो आपको बिना कैश बिना रिसीट की भी बॉटल मिलती है, आपको सस्ते में मिलती है, बिल के साथ अलग से मिलती है. तो अगर ऐसा होता है तो नेचुरली इंडिया में वो चैनल्स तो अवेलेबल हैं, और वो चैनल्स अवेलेबल हैं तो नेचुरली कंपनीज दोनों काइंड ऑफ बिजनेस करती हैं, रिपोर्टेड नंबर्स एंड नॉन रिपोर्टेड नंबर्स. तो पूरी थ्योरी समझाई गई इन्वेस्टमेंट सर्कल्स में कि वो बेटा के धीरे धीरे सब फॉर्मलाइजेशन कर रहा है और नंबर्स हो जाएंगे. एंड देन देयर वाज दिस फनी वियर्ड केस विनीत, आई कुडंट बिलीव. It was as if like he was trying to signal, and signaling is fine, but signaling to this that it became laughable. It was like a sip लगा रखा है बंदे ने. So if you go, you'll realize कि last कुछ अभी I'm stopped tracking after I sold. उसके पहले वो अपने आप ऐसी नोटिफिकेशन आ जाती है प्रमोटर बाइंग की. Like he'll just buy 10 lakhs every third day, 10 lakhs for good 18 months. And collectively that was hardly 1-2%. तो आपको लगता है यार एक बार में बल्क करके खत्म करो यार, ये क्या मतलब सिप थोड़ी लगा रखी है, और सिप लगा रखी है तो तुम्हारे पास हर तीसरे दिन 15 लाख आ कहाँ रहा है. तो विनीत इतने टेलेटेल साइंस हैं उसमें, बट वंस यू आर स्मिटन टू ए स्टोरी यू स्टार्ट इग्नोरिंग इट. कि आपको लगता है कुछ कर रहा होगा, कहीं से आता होगा, कोई दूसरा बिजनेस होगा, खरीद रहा है धीरे धीरे विदाउट इम्पैक्ट करना चाहता है. चलो ये सब तो साइड चीजें हैं, दैट इन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम. एनी प्रमोटर हैज फंडामेंटल राइट टू बाय और सेल एज लॉन्ग एज नॉट डूइंग मिसरिप्रेजेंटेशन, राइट. फिर उसमें एक QIP आया. QIP का काफी दिन तक न्यूज चला कि QIP रेज होगा, स्टॉक बढ़ता रहा. फिर न्यूज आई कि QIP कैंसिल हो गया. और मतलब 99 out of 100 or 100 out of 100 times you will obviously expect markets to react negatively, right? अगले दिन स्टॉक 10% ऊपर. मैंने कहा this doesn't seem right. It is almost like किसी ऑपरेटर को दे दिया और कि भैया make sure that it doesn't fall badly. तो ऊपर चला गया, कुछ ने और खरीदा होगा, उसका ना कोई कहानी हो गई है. एंड इन ऑल दिस विनीत आई एम डूइंग नथिंग. सो आई बॉट अ बिग पोजीशन एंड बीइंग मी आई एम यूजुअली मैं बस न्यूज ट्रैक करता हूँ, बट आई एम स्लो इन एक्शंस. सो आई एम जस्ट सीइंग ऑल दिस नॉनसेंस. बट माइंड में क्या चल रहा है, बिजनेस तो अच्छा है, जैसे जैसे कंपनी की साइज बढ़ेगी तो चीजें बेटर होती चली जाएंगी, राइट? Because companies improve, governance standards improve. Once they increase to the size, they'll probably realize there is no point of doing all this. That is why such a high growth company in alcohol business is still trading at mid-20s multiple. Then came the big jolt. बंदे ने अपनी अनलिस्टेड सब्सिडरी को, ऑब्वियसली सब्सिडरी अनलिस्टेड ही होगी, सब्सिडरी कंपनी जो कि शायद 40% रेवेन्यू करती है. टेक्निकली मैंने कुछ बंच बालपार्क इवैल्यूएशन किया तो 800 करोड़ टाइप का वैल्यूएशन लगना चाहिए था. उसका 10% 80 करोड़ की बजाय कुछ 10 करोड़ ले लिया. तो ही प्रॉब्ली सेव्ड इन दैट ट्रांजैक्शन 50-60 करोड़. दैट्स इट, राइट? वन साइडेड बोल्ड डिसीजन. प्रमोटर bought that subsidiary का 10-20%, which is a fast growing subsidiary, are the vehicles. और जैसे हुआ स्टॉक सीधे 30-40% गिर गया, ठीक है? तो उसने वन साइड पे 700-800 करोड़ मार दिया. फिर भी मैंने छोड़ दिया कि चलो ठीक है. आई हैड सम वेज टू गिव रीच आउट टू देम एंड गिव द फीडबैक. तो सोल्यूशन उधर से क्या आया कि स्टॉक स्प्लिट कर देंगे. हमने कहा उससे क्या हो गया, बट ठीक है, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट भी कर दिया. मैं वो सब झेलता रहा विनीत. इट्स ओके कि यार ले लिया पोजीशन, देखेंगे बिजनेस अगर बढ़ेगा तो ये सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा, मैटर ऑफ टाइम. एंड देन केम द बिग न्यूज कि वो चाइल्ड लेबर वाला. एंड दैट डे बीइंग father of 2 kids, obviously I couldn't handle. So out of self pity I just wrote a tweet. और थोड़ी देर बाद मैं 3-4 घंटे में देखता हूँ तो कुछ 20-25 आई एम nobody in Twitter. And suddenly I realized like so many people are just liking. In fact, one big investor said, अगले दिन मार्केट गिरा तो उसने मेरे से पूछा कि ये क्यों गिरा, डू यू नो? मैंने कहा अरे कल सर ऐसे हुआ था. तो बोले अरे आई जस्ट समवन फॉरवर्डेड योर ट्वीट सो यू ओनली डिड इट, यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर. मैंने कहा सर ऐसे सोच के थोड़ी ना कोई लिखता है, मतलब दैट्स द फर्स्ट रिएक्शन यू हैड. सो एनीवे मैं कहानी पे नहीं जाता हूँ विनीत. तो आई एम जस्ट सेइंग कि वी कीप ऑन इग्नोरिंग सिग्नल्स, राइट? क्योंकि हमें लगता है इससे नहीं चलेगा, क्योंकि स्टॉक तो चल रहा है, बिजनेस तो बढ़ रहा है, till you realize it is too late. And then you just, and money wise I didn't lose, but it's not worth peace of mind to have money invested in such company when you can easily have quality of returns also. So what is quality of returns? Forget about quality of earnings.
if you're not losing sleep on your investment, that return, whether it is 30% or 20% or 50%, is much, much better than making 80% and always being worried about it. Because what is money for? Is obviously for your end happiness. Money is just a means to end. So back to you, Vineet and Prince. Well 100, said. no, 100% agree. 100% agree. And one way of, thinking about this quantitatively also, I do this sometimes, कि अगर आपका expected return, let's say 20% है, then what will make me invest in a company that could be slightly shady is if I'm expecting a return of 40% only then. अगर मुझे 25 या 27 या 30% ही चाहिए, उससे, then I don't think that, the expectation of reward, I think, needs to be disproportionately high for me to even consider putting money in any company that has any kind of shady past, antecedents. And वहां पर भी allocation को मैं 3-4% से ज्यादा तो नहीं ले जा पाऊंगा. I don't think I will have the heart to do it, क्योंकि ये थोड़ी सी फितरत की बात होती है यार. Once, I mean, it's probably wrong to say it, but can people change over a period of time? And you could be wrong with this mental model. पर एक बार किसी ने अगर चोरी करी है डेमोन्स्ट्रेटिवली और आपको दिख रहा है, भले ही कितनी भी छोटी चोरी हो और उसका कुछ भी बिजनेस इंपैक्ट हो, पोटेंशियली कोई बिजनेस इंपैक्ट नहीं हो, पोटेंशियली पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो, बट वंस यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट यू आर नॉट, that you don't have integrity, I think the risk premium that one needs to award to that kind of an investment should be extremely high. And there's no point chasing a 5% alpha from that kind of an investment when you're, much more better off investing in something that does not have demonstrated lack of integrity signs. And it's not to say that something that you invest in cannot turn out to be a thief later. Of course, वो हो सकता है. पर अगर वो आपको पता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है in the past, and you still go after that, expecting a 5 or 7% alpha over your regular investments, then that's a recipe for potential disaster at some stage down the line. And like you said, Sandeep ji, it will happen so suddenly कि आपको शायद मौका भी ना मिले to be able to make that exit. And I see a lot of people doing this especially in bull markets, with the justification कि price बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है. तो फर्क नहीं पड़ता जब तक फर्क पड़ता है, and then it's too late. So yeah, that was my 2 cents. So Sandeep bhai, we have highlighted कि क्या-क्या companies करती हैं, although सारे aspect तो नहीं, but broadly सारा cover किया है. But from a retail investor point of view, जिसकी understanding बहुत limited है, of course we can say कि भाई mutual fund invest करो, वो करो, but मानते नहीं है. We often see people invest in direct equity. तो एक hygiene check के नाम पे at least क्या basic रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप क्या क्या ऐसे देख सकते हैं, जैसे प्राइमा फेसी बड़ी बड़ी जो ये घपलेबाजी या फाइनेंशियल शेनैनिगन्स टू से हो रहे हैं, उनसे 100% तो नहीं, बट मेजरली उस चीज से बचा जा सके. तो प्रिंस, क्या होता है इसमें, सबसे क्लासिक थ्योरी है टू गुड टू बी ट्रू. इफ समथिंग इज सो गुड, ऑफन इट इज नॉट सो गुड, राइट. हम हमेशा, जो अभी विनीत बोल रहे थे कि हमेशा हम प्राइस एक्शन से डिसाइड करते हैं व्हाट इज राइट और रॉन्ग, राइट. एक कंपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ रही है, डजंट मीन कि वो फ्रॉड है, बट दैट वारंट्स एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाई. फिर रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू. अगर 5 साल से लिस्टेड है, सेम सेक्टर, सेम काइंड ऑफ कंपनी, सेम काइंड ऑफ ग्रोथ को मार्केट 35 पी दे रहा है, बट उस कंपनी को 12 पी दे रहा है, 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है. बट जो रिटेल इन्वेस्टर है, उसको वो स्टार्ट करता है कि ये लो पी है, उसको लगता है कि स्क्रीनर पे मैंने ही देखा है, बाकी किसी को समझ में ही नहीं आया है, right? And maybe sometimes it is true because management was not very responsive, so valuations multiples were suppressed, and maybe there may be reasons once in a while, but that requires a very different kind of expertise. So सबसे पहला चीज, just because price ऊपर जा रही है does not mean it is a good investment. इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ट्रेडिंग जो कर रहा है, फ्लो में क्या कर रहा है, वो सब पे नहीं जाते हैं प्रिंस, उसका तो कोई एंड नहीं है, और वो सब हिंडसाइट की स्टोरीज हैं, वी ऑल नो, राइट. Like everyone claims that they are a smarter trader, but not everyone is. अभी पिछले हफ्ते ही पूरा सेबी ने प्रॉपर स्टडी करके ही डाल दिया, राइट. ऑन बिल्कुल क्लासिक वो है, यंगर क्राउड मेकिंग लूजिंग मोर मनी, स्मॉलर रिटेलर्स लूजिंग मोर मनी. अब देखो ना, उसका डेटा पूरा सेबी का फुल स्टडी लेके आया है, मतलब उसमें एक भी आउटपुट ऐसा नहीं है जो गेसेबल ना हो.
कि आपका मनी बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एज इन आप बड़े रिटेलर, बड़े इन्वेस्टर बन रहे हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग लॉसेस कम हो रही है। आपकी एज ज्यादा हो रही है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस कम हो रही है। आप बिग सिटीज से हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस कम हो रही है कंपेयर टू स्मॉलर सिटीज। तो हर तरीके से अगर आप देखोगे ना, फ्रॉम ए गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ए सिस्टम पर्सपेक्टिव, इट इज वेरी सैड स्टोरी. So financialization saving is only one aspect of it. What people are not realizing is earnings or returns are only one part of coin. The other part of coin is obviously risk. तो मुझे बस इतना मैं सिंपली कहूंगा प्रिंस, मैं उतने में ही थक जाता हूँ, एंड यू नो इट वेरी वेल. लोग उसके एग्जिस्टेंस को ही मानने को नहीं तैयार है, तो आप उसके बाद क्या बात करोगे? आप बोल रहे हो कि यहाँ पे आग लग सकती है, उसने बोला आग जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, टॉपिक खत्म. वो कह रहा है आप बोल रहे हो फ्रॉड है, तब तो मैं इसमें और डालूंगा, क्यों? क्योंकि पैसा और बनेगा. तो अब बंदा रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा तो आप एडवाइस क्या करोगे उसको? ये तो बताओ ना. मतलब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बुल मार्केट की है कि आपने किसी को एडवाइस दी तो उसका पक्का मॉनेटरी लॉस होने वाला है. मेरे साथ तो इतनी बार हुआ कि मैंने बोलना ही बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि नेचुरली जो इस तरह के रेजिंग बुल मार्केट में जितना मैनिपुलेटिव अनाउंसमेंट्स, ऑर्डर बुक्स, फेक नैरेटिव्स, फेक स्टेटमेंट्स आएंगे, उतना स्टॉक और भागेगा. तो आप किसी को ये समझाने जाओगे कि ऐसे मत करो वरना तुम्हारा लॉस हो जाएगा, तो उसका एम्पिरिकल डेटा जस्ट अपोजिट होगा, तो कैसे मानेगा? तो प्रिंस, इट्स वेरी टफ फ्रेंकली. मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ कि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेल एनीवन राइट नाउ. वो एक्सपीरियंस से ही आएगा समय. अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि वो जब तक आपको एक्सपीरियंस के थपेड़े नहीं पड़ेंगे तब तक नहीं होंगे. सो आई कैन टॉक अबाउट माई बिगेस्ट पोजिशन, यस बैंक. आई मेड क्रेजी मनी. लकली बाय देन आई वॉज एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर टू नॉट टू डू द एवरेज. बट अगेन, जैसे भी मैंने सोम के लिए बताया, and I'm very proud of talking about that story. Or I can talk about JP Associates. All those were my portfolio companies one point in time. तो उन कंपनी से जो सीखा प्रिंस ना, वो किसी बुक से नहीं सीख सकता आप. क्यों? क्योंकि आप जो इमोशनल अप एंड डाउन के थ्रू जाते हो, जब आपकी एलोकेटेड पोजीशन होती है, द काइंड ऑफ इमोशनल थिंग्स इट टीचेज यू अबाउट क्वालिटी वर्सेस रिस्क वर्सेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि उसके एक्सट्रीम फॉर्म में मैं चला गया था बीच में. इनफैक्ट सीजी का सी का भी प्रॉब्लम आया, स्ट्रेट डंप. तो उसकी वजह से भी कई बार बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां मिस हुई, बट इट्स ओके. एटलीस्ट आई हैड गुड पीस ऑफ माइंड ऑन माय पोर्टफोलियो. बट बैक टू अदर स्पीकर्स, प्रिंस. So, Sandeep, before I go to others, one question which comes to my mind. So, basically, when the companies are, say, the micro caps or small companies, the size is small, so obviously the level of accounting practices, or you can say, is, I mean, there could be two possibility. One is that the promoters are aware and doing the wrong thing, and secondly, they are not aware how it should ideally be working, because the size of the company obviously brings these more refinements. So, any sense on So this very easy, thing? very easy. How receptive to they are to the suggestions, well meaning, right? नहीं जानना कोई बड़ी बात तो है ही नहीं. इतनी छोटी कंपनियां होती हैं, आप सोचो कोई 2 करोड़ पैट रिपोर्ट कर रहा है, कोई 5 करोड़ पैट रिपोर्ट कर रहा है. दे कांट अफोर्ड CFOs ऑफ 1 CR 2 CR का पैकेजेस के. और 5 lakhs 10 lakhs में नो ऑफेंसेस, you won't get a seasoned finance professional at that package. Forget about a CFO, right? So naturally आपकी जो quality of manpower है, especially in support functions, is very minimal. That is why it is very common in early stage companies to have CFO changes, CS resigning, board of director constantly changing. जैसे जैसे size बढ़ती है, company की ability to hire lateral non-promoter executive management increases. Naturally कोई भी अच्छी कंपनी होगी वो expertise बढ़ाना चाहेगी. But till then happens, there are always enough well-wishers who are ready to tell you, sir, ऐसे नहीं होता है, आपके सीए से ये मिस हो रहा है. तो वो आपको फीडबैक, अगर आप मेल डाल रहे हो और उस पर वो डिफेंसिव हो रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं, इवेजिव हो रहे हैं, कि वर्सेस वो ओपन हो रहे हैं. आप अगर किसी को बता रहे हो कि ये है, तो वो 2 ही रिस्पॉन्स हो सकता है ना, कि हमारे पर्सपेक्टिव से ये है. बट अगर वो डिफेंसिव हो रहा है या ब्लॉक कर रहा है, तो वहां पे माइंडसेट दिख जाता है. तो नॉट नोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट not willing to correct or even listen to a feedback is obviously a problem. Right. So we got 2 speakers, Babulal ji and Surendra. So one by one, you guys can add or ask any questions. So Babulal ji, we start with you. Good evening to everybody. The another problem with
many companies, there are too many subsidiaries and nobody is able to read 400-page report. When reform is required, then at the top of the annual report and any report, there should be tabulation of the subsidiaries. How much money given to subsidiary and how much is the return from the subsidiaries and how much is the return from the main business. It is so misleading sometimes and nobody is able to understand. And as I put in the comment box, foreign some subsidiaries making money there and not giving it to parent or not getting clubbed to the parent's income is a big problem. I have posted two for screenshots on a chat box. The profit is 150 crore, market cap is 107 crore. How is that possible? And even after knowing all this, SEBI doesn't take any action. Inaction of the SEBI also adds woe to the troubles of the retail investors. They always say that investor is supposed to read everything, know everything. Are they capable of reading everything? Fair point, sir. Thank you. So next is, I think, yeah, Sandeep, No, anything? Prince. I mean, thanks. Okay. That Thank you. subsidiary is a big problem. In fact, that is one reason. In fact, मुझे अभी कुछ promoters ने listed नए हुए, so we were just talking about earning potentials and some basic discussions. And then that gentleman said कि FY27 में ये हो सकता है, अगर ये workout हुआ तो ऐसे हो सकता है. But the problem is it won't come in standalone, it will come in consolidated. So I started laughing. So he asked कि क्या हुआ? मैंने कहा you're the first SME promoter who himself is recognizing the difference between consolidated and standalone. मैंने कहा ये माइक्रो कैप की दुनिया है, यहाँ पे कंसोलिडेटेड से काम चलता है, यहाँ पे कोई डिस्काउंट होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट और ये सब नहीं लगता है. आप कहीं पे भी रिपोर्ट करोगे, चाहे यूएस में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे कनाडा में, आपके नीचे पे प्रॉफिट पे दिखेगा, लोग मल्टीपल लगा के चालू हो जाएंगे. So the unfortunate part is Babulal ji is saying that the investor class is also not so nuanced as well as obviously finance professionals to do such kind of reporting where you can analyze किस कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो किस एंटिटी में पड़ा है और किस जुरिस्डिक्शन में पड़ा है, assuming they have generated cash. A lot of profits are anyway non-cash, right? तो उतनी क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, इसीलिए अगर आप उसमें प्रिंस, एक मैं हमेशा ये स्टेटमेंट बोलता हूँ क्योंकि जब भी मेरे पास यंग लोग आते हैं तो दे टॉक अबाउट पी एंड अर्निंग्स एज अ डेफिनेटिव नंबर. आपकी एज क्या है दैट कैन नॉट बी डिबेटेड आइटम, राइट? यू ऑब्वियसली नो कि कब पैदा हुए थे, कितनी एज है. बट अर्निंग भी वैसा ही होना चाहिए. लोगों को ऐसे ही लगता है कि यार कंपनी ने बोला इतना प्रॉफिट है, इतना तो प्रॉफिट है. बट अगर आप ब्लूमबर्ग में जाओगे तो सडनली आपको रियलाइज होगा कि रिलायंस को अगर 40 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं तो सब के हिसाब से अलग पी है. क्यों? क्योंकि वो रिपोर्टेड अर्निंग में अपने एडजस्टमेंट्स मार रहे हैं जो कि उनके हिसाब से क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स को वो क्लीनिंग कर रहे हैं. तो सेम कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ भी दे रही है बट एनालिस्ट अपने मॉडल में उनके सर्टेन एस्पेक्ट्स के नंबर्स को चेंज कर दे रहा है. एंड दिस इज ऑब्वियसली ट्रू फॉर larger companies. Then the obviously holding period discount element comes, but let's leave it here. We can go with the flow to the speakers, Prince. Yeah, we take quick question from Surendra and then we go to Amit ji. So Surendra Prashad, yeah, you can unmute and ask your question, please. Surendra, you are still on mute. If you have anything to say or ask, you have to unmute and speak. I think some issue on his side, maybe. So Amit sir, we were discussing about the topic as you see and more on the uh, financial shenanigans. So any thoughts? I mean, if you listen to some conversation or have some additional points to make. I'll say something on it. इसमें दो चीज होती है कि जब हम बात करते हैं ना, लोग बोलते हैं कि ग्रोथ, इतना ग्रोथ आ रहा है, कि क्वांटिटी ऑफ अर्निंग होती है, क्वालिटी ऑफ अर्निंग होती है, दो चीज होती है. जहाँ क्वांटिटी ऑफ अर्निंग होती है वहां तो एक अलग वैल्यूएशन मिलता ही है, और क्वालिटी ऑफ होती है उसको बहुत ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि
हायर वैल्यूएशन मिलता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तनिष्क जैसे केस है, बाकी ज्वेलरी से इसको ज्यादा वैल्यूएशन मिलता है, ज्यादा मल्टीपल मिलता है। कारण है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ अर्निंग है। क्वालिटी ऑफ अर्निंग क्या है कि भाई जो आपको एकदम दिखे, समझ में आए, प्रॉपर से रिपोर्ट हो, एंड जो रिटर्न रेशियोज हैं वो बिना कॉम्प्रोमाइज किए सब चीजें हो। जैसे आज की डेट में अगर आप मतलब अगर आप पूरे सेगमेंट में बोला जाता है तो बोलते हैं कि ब्रिटानिया की जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग है वो वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में, इंडियन मार्केट में पर्सपेक्टिव से। क्यों बोलते हैं कि भाई उसका जो आरओसी है मोर देन 100% जनरेट करता है वो आरओसी। तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ वेरी बिग पैरामीटर, रिटर्न रेशियो अनदर पैरामीटर। तो जहां ये क्वालिटी ऑफ अर्निंग होती है उनको अच्छे वैल्यूएशंस मिलते हैं, इट ऑलवेज। एंड एनीवन कैन आस्क, आई एम हैप्पी टू आंसर। Thanks, Amit ji. तो Yes, Sandeep, do we have some more aspects to cover on the topic, or नो, we आई मीन we we can दैट्स also करेक्ट। speak इनफैक्ट about इसको क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स पकड़ने के लिए ना इतने छोटे छोटे स्पेसिफिक स्कैंडुलस केसेस की बजाय आप अर्निंग्स उस पर भी ऊपर भी चले जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि विद इन सेम सेक्टर, जितने पॉपुलर लार्ज कैप्स में भी बोल रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज आर गेटिंग डिफरेंट मल्टीपल्स इवन इफ देयर ग्रोथ्स आर सिमिलर। सो दैट इज अगेन यस बिकॉज यस, ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसका एक्सट्रीम एग्जांपल है इन्फोसिस, जिसने 92 93, ऑब्वियसली नॉट अ वेरी पॉपुलर नेम नाउ, 92 93 में उन्होंने सीडी से भेजना चालू कर दिया था। उनका एक ओपन एनुअल रिपोर्ट में आया था, उन्होंने बोला था कि यूजुअली आप डिस्क्लोजर्स क्या करते हो, आप बोलते हो नीड टू नो बेसिस। इन्फोसिस अडॉप्टेड द रिवर्स स्टैंडर्ड, दे सेड वी विल टेल एवरीथिंग अनलेस वी हैव रीजंस टू बिलीव दैट इट विल हिट आवर कमर्शियल इंटरेस्ट। कि आपको जो पूछना है पूछ लो, क्या दिक्कत है। तो company adopted those standards, it became very popular. That's why it was always trading at 25 26, and those days 25 26 27 30 Ps were very high. TCS used to be like 18 90 for vast majority, and initial years obviously Wipro always was like maybe 20s, Tech Mahindra 15 20, और आप उसका earnings का numbers देखोगे तो same दिखेगा, same growth projects, and I mean obviously अलग अलग phases में अलग CEOs में ऊपर नीचे होता है, but a longer duration you realize tier 1 more or less except for the Wipro which mostly grew by inorganic, जितने ऊपर के 5-10 हैं broad range में ही बढ़े हैं। But Infosys always got better valuations purely because of that perception that this company has good quality disclosures. और ये इतनी ऑब्वियस सी बात है ना प्रिंस, मतलब इट इज, हम इसको हम लोग फाइनेंशियल्स का बहुत लामा झामा पहना देते हैं। मतलब 5 दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स, सब में सेम क्वालिटी ऑफ दाल और सेम क्वालिटी ऑफ रोटी मिल रही है, बस एक बंदे पे सर्विंग बेटर है, 3 बात नहीं कर रहे हैं, एक आपसे मिसबिहेव कर रहा है। नेचुरली पहले वाले को आप बोलोगे यार 2 रुपए ज्यादा दो, लेकिन खाना में यही खाऊंगा, एज सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल ह्यूमन रिएक्शन, राइट? दैट्स व्हाट अनफॉर्चुनेटली हैपेंस इन स्टॉक्स आल्सो, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वॉट एवर यू मे से, कि वो बंदा केवल इसलिए ज्यादा मल्टीपल देने को तैयार है कि वो बोलता है कि जब मैं इस कंपनी से कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे एक लॉजिकल रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे एंग्जाइटी में नहीं जीना पड़ेगा। जिसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके बता दिया, उसको आप बहुत जार्गन्स में भी बोल सकते हो कि इन्वेस्टर क्वालिटी कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट, बट बॉटम लाइन वही है फ्रेंड्स, कि मुझे पता है कि एक्स कंपनी में मुझे जब भी डाउट होगा, आई ड्रॉप अ मेल, आई गेट अ क्वालिटी रिस्पॉन्स, आई नीड नॉट टू बी इन एंग्जाइटी। इन वाई आई एम नॉट सो श्योर। तो इवन समथिंग एज सिंपल एज दैट एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू योर इन्वेस्टर्स क्वेरीज, जिसमें मैक्सिमम कंपनीज क्या करने की कोशिश करती हैं, इन्फोसिस वगैरह के लिए तो पॉसिबल नहीं है, उनको डिफरेंट फॉर्मेट से 2 लाख 3 लाख शेयर होल्डर होगा, कितना एक एक को तो रिप्लाई नहीं करेगा। सो दे नीड टू हैव फॉर्मेट्स, बेटर रिपोर्ट्स, बेटर, वो खुद से एंटिसिपेट कर लो। गार्गी ने कल क्या किया, इतना बड़ा चेंज है, उन्हें पता है कि अब वो नहीं डालेगा तो जनता ही पीछे पड़ जाएगी, तो खुद ही डाल दिया है, बीइंग ए गुड गुड गवर्नेंस कंपनी, कि बॉस एप्पल टू एप्पल पे ये नंबर है, एप्पल टू ऑरेंज पे ये नंबर है, ये वन ऑफ है। और ये उन्होंने ये अभी नहीं किया है, व्हाट पीपल आर मिसिंग इट, दे अनाउंस्ड इट इन Q4 कि वी आर गोइंग टू चेंज इट, एंड देन ऑब्वियसली दे डिड इट इन Q1 एंड दे टोल्ड व्हाई दे डिड इट। सो आप अपने से अपफ्रंट कम्युनिकेट कर दोगे तो सेम चीज के लिए मार्केट आराम से हैंडल कर ले जाएगा, हु केयर्स। आप नहीं बोलोगे, चेंज इन प्रैक्टिस कर लोगे, जैसा कि अभी कई पॉपुलर हुए थे ना, अभी तो मार्च में तो वी सॉ द तमाशा,
वेयर कंपनीज एटलीस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग एटलीस्ट 3 या 4 कंपनी ने 6 घंटे 12 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ अर्निंग्स रिविजन मारे. तो दैट वाज लाइक पीक ऑफ अल से तमाशा. मतलब हाउ कैन यू, आई मीन आप खुद ही डाउट क्रिएट कर रहे हो ना. मुझे 10 में डाउट है ना 20 में डाउट है, बट आपने सुबह 10 बोला शाम को 20 पे बोला, तो मुझे मेरी मजबूरी है कि मैं डाउट करूंगा. और ऐसा क्या हो गया 6 घंटे में? आपने किस ऑडिटर से ओपिनियन ली? एक्सेल की एरर थी, टाइपो एरर थी, बोले अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज से हुआ. तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस आपकी 10 घंटे में अडॉप्ट हो गई, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, ऑडिट ट्रेल दिखाइए उसका, मीटिंग्स दिखाइए, बट हु केयर्स, स्टॉक इज बैक टू वेयर, आई मीन प्रॉब्ली ऑल टाइम हाई है, बट छोड़ दीजिए. बैक टू यू प्रिंस. वी हैव 1-2 मोर स्पीकर्स और उसके बाद संदीप भाई एक बेसिक वैल्यूएशन करने का व्यू 2-4 मिनट. जो रिटेलर्स बिल्कुल जो ब्लैंक है वैल्यूएशन को लेके कि वो सीधा पैरामीटर देख रहे हैं, बट इंस्टेड की जो न्यूएंसेस है वो मिस करते हैं उस पे भी. बट पहले एक बार क्विकली क्वेश्चन ले लेते हैं. हितेश और राजीव, यू बोथ कैन गो वन बाय वन. हितेश यू गो फर्स्ट एंड देन राजीव. हितेश जी अगर सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करके अपनी बात कहें. मिस्टर राजीव. आई थिंक ये मजे लेने के लिए भेज दिया होगा. एनीवेज, सो संदीप भाई वैल्यूएशन पे थोड़ा सा एक बताओगे कि मान लो कोई कंपनी आती है, थोड़ा कोई भी उसका आजकल होता है ना कि देयर आर एन नंबर ऑफ नेम्स कमिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो उसमें एक बेसिक हाइजीन वैल्यूएशन का ऑब्वियसली अलग अलग कंपनीज के अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं, बट एक ब्रॉडली थोड़ा कि जो मिस नहीं करना चाहिए, थोड़ा देख लेना चाहिए कि भाई हम किस प्राइस पे बाय कर रहे हैं, मतलब वैल्यूएशन वाइज. यार मैं सीजी से हटा देता हूँ प्रिंसेस को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसको लिंक करना ना काफी टफ है. मतलब देयर इज ऑब्वियसली नो मैथमेटिकल फॉर्मूला, वरना अब तक पब्लिश हो जाता, राइट? दीज आर बियॉन्ड द पॉइंट, वैल्यूएशन बिकम्स आर्ट देन मैथ्स, राइट? तो बट वापस आते समय एक ही मतलब मैं टॉप ऑफ माइंड एडवाइस दूंगा, क्योंकि अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, कि व्हाट वी आर प्राइमरली डूइंग राइट नाउ इज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस. सी बाय डेफिनेशन मल्टीपल्स आर ए पीयर सेट कंपैरिजन. सो वैल्यूएशंस में अगर आप ब्रॉडली देखिए तो 2 तरीके के वैल्यूएशंस होते हैं. And I'm talking about minority shareholder valuations, not even the majority or control premium. तो एक तो हो गया आपका कैश फ्लो मल्टीपल्स, डिविडेंड मल्टीपल्स, जो डीडीएम मॉडल वगैरह बोलते हैं. और दूसरा हो गया आपके रेशियोज कंपैरेबल्स. या तो आप कंपेयर करोगे, या तो उसका एज ए स्टैंड एलोन एंटिटी निकालोगे. स्टैंड एलोन एंटिटी निकालने के लिए आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, व्हाई आर यू इवन बाइंग अ कंपनी. सो उसका रीजन ये हो सकता है कैश या तो डिविडेंड. कैश इज फुल, डिविडेंड इज ओनली गिवन टू द माइनॉरिटी. उसको साइड में रखते हुए वापस मल्टीपल्स पे आते हैं. सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स, मल्टीपल्स बाय डेफिनेशन है इज ए कंपैरिजन, बट कंपैरिजन टू व्हाट? ऑब्वियसली टू इट्स पीयर, सेम साइज सेम सेक्टर काइंड ऑफ ए थिंग. समटाइम्स वो डेटा नहीं मिलता है इतना इनफ. बड़े सेक्टर्स में तो मिल जाएगा आपको, बट छोटे यूनिक सेक्टर्स में आपको कंपैरेबल्स नहीं मिलेंगे. बट कंपैरेबल अभी आप क्रॉस सेक्शनल कर रहे हो, वो सब लोग कर लेते हैं स्किनर पे डाल करके. व्हाट पीपल ऑफन मिस इज, उसमें एक्चुअली ट्रेंडी लाइन वगैरह में बहुत अच्छा पड़ा हुआ है. उसमें आप देखोगे तो पी का भी चार्ट दिखाता है अगले पिछले 3 साल का, कि डिफरेंट पॉइंट इन टाइम में ये कंपनी किस पी पे ट्रेड की थी. सो दैट व्हाट वी कॉल टाइम सीरीज. तो टाइम सीरीज मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम समय लोग मिस करते हैं. वो हर समय ये कहते हैं इस सेक्टर में ये 50 पी है, 60 पी है. तो सेक्टर का जो पी ऊपर या नीचे होता है वो नैरेटिव्स की वजह से चेंज होता है, एंड नैरेटिव्स आर नेवर परमानेंट. ये तो सबको ही समझ में आ ही गया होगा. मार्केट में कोई भी 2 साल भी रह लेगा उसको समझ में आ जाएगा. हर 4 महीने में एक नई कहानी चलती है. कभी वीएफएक्स चलेगा, तो कभी आईटी चलेगा, तो कभी सोलर चलेगा, तो कभी वाटर थीम चलेगा. रोटेशन चलता है. तो आप उस फ्लो में आपने पीयर कंपैरिजन किया क्रॉस सेक्शनल, तो वहां पे तो आपको सस्ता दिख रहा है, बट व्हाट यू आर मिसिंग इज इट इज पीक ऑफ नैरेटिव. क्योंकि वो स्टॉक इसीलिए डिस्कस हो रहा है क्योंकि वो इंडस्ट्री डिस्कस हो रही है. तो आप हमेशा थोड़ा सा गाइडेड रहिए और समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्या हो गया है इस इंडस्ट्री में कि 6 महीने पहले यही इंडस्ट्री 20 पी पे चलती थी और आज 40 पे. तो अगर उसका आंसर आपको जस्टिफाइड लग रहा है, सेटिस्फैक्टरी लग रहा है, तो ऑब्वियसली यू कैन गो अहेड. Otherwise, you have to probably take a pause and probably think deeper. So that's the only thing I'll probably say here, Prince. Great, Sandeep. Definitely, this topic demands a separate session sometime down the line. So, anything more to today's session, Sandeep, or shall we close for the day? I mean, or maybe other speakers, Vineet, also, if there is anything more to it.
So if any other speaker has anything great, otherwise we can wrap it, Prince. Fine, Sandy. So thank you so much, everyone, for joining late India time today. And definitely, such sessions are warranted and very necessary because time and again we should remind ourselves that these are very important aspects, and especially in a raging bull market wherein we ignore majority of the things and only concerned about the price movements. So definitely a value addition, and those who joined late can certainly listen to the conversation later. We'll keep coming with more such sessions, and I hope we are adding somewhere to you guys. Thank you so much. You guys can connect with us and obviously relevant questions apart from buy sell recommendations are always welcome because that also